आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में, जो कि अरहर की फसल से संबंधित है। इसको विल्ट ऑफ अरहर के नाम से जानते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, वो धान में लगने वाले सभी रोग के बारे में पहले से वीडियो अपलोडेड है। इसके अलावा बैंगन में लगने वाला लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज़ के बारे में वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो भी फ्रेंड्स वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, वहां से वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि वो भी डिजीज़ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अरहर का म्लान या उकठा रोग, जिसको विल्ट ऑफ अरहर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस रोग को मुरझान रोग या फिर उगड़ा रोग या फिर उकठा रोग के नाम से भी जानते हैं। और इस रोग का विवरण सर्वप्रथम बटलर ने 1906 में दिया था। ये अरहर की फसल में लगने वाला बहुत ही विनाशकारी रोग है, और ये जितने भी अरहर उगाने वाले राज्य हैं भारत में, उन सभी राज्यों में ये सामान्य रूप से पाया जाता है। अब इस रोग के सिम्टम्स या लक्षण देख लेते हैं। इस रोग का जो संक्रमण होता है वो फसल की प्रारंभिक अवस्था में उस समय होता है जब पौधे लगभग 5 से 6 सप्ताह के होते हैं, तो उस समय ये रोग दिखाई देता है। लेकिन ये रोग पौधे के किसी भी अवस्था में हो सकता है। इस रोग के लक्षण जो होते हैं वो वर्षा ऋतु के बाद ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। रोग का प्रमुख लक्षण ये होता है कि जो उसकी सीडलिंग यानी पौधा है और जो प्रौढ़ पौधे हैं वो मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। जैसे कभी कभी पानी की कमी से पौधे मुरझा जाते हैं, तो उस प्रकार से पौधे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। इसमें जो मुरझाने की क्रिया है वो अचानक भी हो सकती है, यानी अचानक पूरा पौधा सूख जाए, या फिर धीरे धीरे पौधा आपका सूखता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़कर मुरझाने लगती हैं और वो भी सूखने लगती हैं। इसमें संपूर्ण पौधा भी सूख जाता है या फिर उसकी कुछ शाखाएं सूख जाती हैं। इसमें पूरे खेत में ऐसे रोगी पौधों के कई छोटे छोटे टुकड़े दिखाई पड़ेंगे, अर्थात जहाँ पर पैथोजन की उपस्थिति होगी वहाँ पर इस प्रकार के पौधे आपको सूखे हुए दिखाई पड़ते हैं। और अगर आप जो रोगग्रस्त पौधे हैं, अगर उनको उखाड़ कर देखते हैं तो उनके तने के आधार पर काली काली धारियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा ये धारियाँ जड़ों पर भी दिखाई दे सकती हैं, काले रंग की। जड़ों पर जो धारियाँ पाई जाती हैं वो जड़ें फिर धीरे धीरे करके गल जाती हैं। अगर पौधे में आंशिक रूप से उकठा का प्रकोप होता है तो उस कंडीशन में पौधे के आधे पार्ट में काला काला दिखाई देता है। जैसे इस पौधे में देखें तो यहाँ पर आधे में काला दिखाई पड़ रहा है और आधे पार्ट में काला नहीं दिखाई पड़ता। तो जितना काला वाला पोर्शन है, अगर उससे कोई भी रिलेटेड ब्रांचेस निकली होती हैं तो वो शाखाएं सूख जाती हैं। अन्यथा अगर पूरे पौधे में रोग हो रहा है तो उस कंडीशन में संपूर्ण पौधा सूख करके मर जाता है और वो पुनः जीवित नहीं होता है। और कभी कभी तने के जो कार्टेक्स पर, यानी जो वायव्य भाग है यानी एरियल पार्ट्स हैं, वहाँ पर कवक की वृद्धि सफ़ेद या फिर गुलाबी रोमिल समूह के रूप में दिखाई देता है, अर्थात उसका कवक जाल सफ़ेद या फिर सफ़ेद गुलाबी समूह में दिखाई देगा। तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपके अरहर का उकठा रोग में दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद इसकी ईटियोलॉजी या रोग हेतु विज्ञान या फिर हेतु की देख लेते हैं। इसका काजल ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस्ट उडम है, और इसकी जो परफेक्ट स्टेज या पूर्णावस्था है वो जिब्रेल्ला इंडिका है। इसके होस्ट प्लांट अरहर, पीप, बनाना, मैंगो, ब्रिंजल, चिली, अन्य प्लांट्स हैं। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या फिर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम माइकोटा, डिवीज़न यू माइकोटा, सब डिवीज़न ये ड्यूटेरोमाइकोटिना का फंगस है। क्लास हाइफोमाइसिटीज़ है। ऑर्डर ट्यूबर कोरियल्स है और फैमिली ट्यूबर कुलेरिएसी है। जीनस फ्यूजेरियम और स्पीसीज ऑक्सीस्पोडियम। अब इसके बाद इसका जो कवक जाल या माइसीलियम है, ये कवक जाल अंतराकोशिक या फिर अंतःकोशिकी होता है, अर्थात ये जो कोशिकाएं होती हैं उसके बीच जो अंतः कोशिक स्थान होता है वहाँ पर भी पाया जाता है, और ये सेल के अंदर भी
प्रेजेंट होता है और ये महीन काफ़ी होता है और ये शाखित है अर्थात इसमें शाखाएं भी पाई जाती हैं और ये कचाव यानी हायालाइन अर्थात ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसके साथ साथ ये पटयुक्त यानी बीच बीच में इसमें सेप्टा या पट भी पाए जाते हैं क्योंकि ये ड्यूटेरोमाइकोटिना का फंगस है और इन सभी में ये माइसीलियम पटयुक्त होता है और ये बहुकेंद्रकी कवक तंतुओं का बना होता है। अब इसके बाद स्पोर या बीजाणु देख लेते हैं। इसमें बेसिकली 3 प्रकार के बीजाणु का फॉर्मेशन होता है और इसमें अलैंगिक जनन के द्वारा 3 प्रकार के विषाणु बनते हैं, जिसमें पहला है माइक्रोकोनेडिया, दूसरा है माइक्रोकोनेडिया और एक होता है क्लेमाइडोस्पोर। तो इसमें हम माइक्रोकोनेडिया को देख लेते हैं। ये जो माइक्रोकोनेडिया या फिर सूक्ष्म कोनेडिया होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। अगर यहाँ पर आप इस फिगर में नज़र डालेंगे तो इधर जो कोनेडिया का स्ट्रक्चर देख रहा है ये माइक्रोकोनेडिया हैं, ये काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे होंगे और ये दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल होते हैं या फिर वक्राकार दिखाई देते हैं और ये एक कोशिक अथवा यहाँ पर एक कोशिक दिखाई दे रहे होंगे या फिर 1 या 2 पटयुक्त होते हैं अर्थात इनके बीच 1 या 2 सेप्टा भी प्रेजेंट हो सकता है। और ये माप में अगर देखें तो ये 5 से 15 म्यू माइक्रोन ये लंबे होते हैं। अगर इसमें अब यहाँ पर देखते हैं इसकी जो ये लंबाई है ये 5 से 15 म्यू माइक्रोन की होती है और इनका जो चौड़ाई होती है वो 2 से 4 म्यू माइक्रोन के बीच होती है और ये कवक तंतुओं के शीर्ष पर मुक्त रूप से बनते हैं अर्थात इस प्रकार जैसे ये कवक तंतु हो गया तो इसके ये शीर्ष पर मुक्त रूप से इसी प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद है माइक्रोकोनेडिया, इनको हम गुरुकोनेडिया भी कहते हैं और ये जो कोनेडिया होते हैं स्पोरोडोकियम पर लगे छोटे छोटे कोनेडियो फोर या कोनेडियम धरों के सिरों पर बनते हैं अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो कोनेडियो स्पोरोडोकिया पाए जाते हैं, उनके ऊपर कोनेडियो फोर्स पर ये पाए जाते हैं। और ये जो गुरुकोनेडिया होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं। इस वाले फिगर में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये काफ़ी इनकी लंबाई होती है और ये कुछ मुड़े हुए लगभग वक्राकार यानी कर्व्ड या फिर फिशरॉयड पाए जाते हैं और सिरे पर नोकदार तथा आधार पर ये ग्रंथिमय होते हैं अर्थात इनके जो सिरे होते हैं वो काफ़ी नोकदार होते हैं लेकिन आधार पर देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत ग्रंथिमय पाए जाते हैं। सेप्टा या पट की बात करें तो इसमें 3 से 4 पटें देखने को मिलती हैं अर्थात ये 3 से 4 पट इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, इसमें 4 सेप्टा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 सेप्टा 3 से 4 सेप्टा इसमें देखने को मिलते हैं। माप की बात करें तो इसमें 15 से 50 म्यू माइक्रोन ये लंबे होते हैं, इनकी लंबाई जो होती है वो 15 से 50 म्यू माइक्रोन तथा इनकी जो चौड़ाई होती है वो 3 से 5 म्यू माइक्रोन की होती है। अब इसके बाद इसमें जो तीसरा बनता है स्पोर बनता है उसको क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। ये प्रतिकूल जब एडवर्स कंडीशन होती है तो उस समय क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो क्लेमाइडोस्पोर होते हैं वो परपोषी ऊतक के भीतर कवक तंत्र की किसी भी कोशिका के अथवा कभी कभी पुराने गुरुकोनेडिया की कोशिकाओं के गोल हो जाने पर बनते हैं अर्थात कभी कभी जो गुरुकोनेडिया होती है यानी माइक्रोकोनेडिया उसकी कोशिकाएं गोल हो जाती हैं तो उस कंडीशन में क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो हाइफा होता है कवक तंतु उसमें बीच में कुछ कोशिकाएं स्वेलिंग कर जाती हैं, गोल हो जाती हैं तो वहाँ पर क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर 2 फिगर दिए गए हैं तो दोनों फिगर में देखो तो ये क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर ये कवक इसमें जो बीजाणु होते हैं इनकी भित्ति मोटी होती है काफ़ी और ये अंडाकार या फिर गोलाकार बनते हैं। ये अकेले भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक सिंगल क्लेमाइडोस्पोर दिखाई दे रहा होगा, इस वाले फिगर में देखोगे तो ये अकेले हैं और यहाँ पर देखोगे तो ये 2 से 3 श्रृंखला में अंतर्विष्ट इंटरकैलरी अथवा फिर ये टर्मिनल हो सकते हैं। ये देखोगे तो ये टर्मिनल अंतस्थ है जबकि ये बीच में दोनों
जो हाइफा है उसके बीच में बन रहा है, तो इसको इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर कहेंगे। इस प्रकार से क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसमें जो परफेक्ट स्टेज या पूर्णावस्था होती है जिब्रेला इंडिका, इसके जो पेरिथीसियम होते हैं वो नीले या बैंगनी रंग के होते हैं, जो कि गोलाकार पाए जाते हैं। अगर इस फिगर में देखोगे आप तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसमें जो ये दिखाई दे रही है पेरिथीसियम, ये नीले या फिर बैंगनी रंग की होती है, गोलाकार लगभग दिखाई पड़ रही होगी शेप में। और इसकी जो माप होती है वो 350 से 550 म्यू व्यास की होती है। इनमें जो ओस्टियोल है ये पैपिलामय होता है। यहाँ पर पैपिला के आकार का एक सुराही के तरीके पाया जाता है। और इसमें जो एस्कस होते हैं ये मुद्गदाकार होते हैं, अर्थात इस प्रकार मुद्गर के आकार के इसमें एस्कस पाए जाते हैं एवं बेलनाकार होते हैं। इनकी माप जो होती है 60 से 80 म्यू, ये लंबे होते हैं। और चौड़ाई की बात करें तो ये 6 से 10 म्यू चौड़े होते हैं। और एक एस्कस में 8 एस्कस बीजाणु यानी एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एस्कोस्पोर या एस्कस बीजाणु हैं ये कचाभ या कभी कभी अल्पवर्णकित हायालाइन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत इसमें वर्णक भी पाए जा सकते हैं। ये दीर्घवृत्ती अंडाकार हो सकते हैं। इस वाले फिगर में यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एस्कोस्पोर दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि हल्का दीर्घवृत्ताकार या फिर अंडाकार दिखाई देते हैं। कभी कभी ये तर्क रूपी में भी होते हैं। इनकी माप की बात करें तो ये 10 से 17 म्यू लंबे होते हैं और 5 से 7 म्यू ये चौड़े पाए जाते हैं। अब इसके बाद इस रोग के रोग चक्र को देख लेते हैं। अब इसके रोगजनक की बात करें तो ये विकल्पी परजीवी यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। और जो रोग है ये सॉइल बॉर्न होता है, अर्थात मृदा जनित रोग होता है। इस रोग के जो रोगजनक होते हैं उनका कवकजाल मृदा में और जो फसलें होती हैं उनके अवशेषों पर कई वर्षों तक जीवित बना रहता है। जब भी आप फसल की कटाई करते हैं उसके बाद रोगी पौधों की जड़ें जो होती हैं भूमि में लंबे समय तक पड़ी रहती हैं। और जो परपोषी पौधे की जड़ें होती हैं इन्हीं के ऊपर पैथोजन मृत जीवी के रूप में पड़ा होता है। जब भी आप खेतों में अरहर को बोते हैं तो उस कंडीशन में पौधों की जड़ों में संक्रमण इन्हीं पैथोजन के द्वारा शीघ्रता से हो जाता है। जो पौधे की जड़ों में संक्रमण होता है वो माइक्रोकनेडिया या फिर क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है, क्योंकि जब भी आप फसलों को बोते हैं तो उस कंडीशन में इनके माइक्रोकनेडिया या फिर क्लेमाइडोस्पोर यही उपस्थित होते हैं। और ये अंकुरण करके इनकी जो जनन नलिका हैं या जर्म ट्यूब हैं ये कोमल भागों या फिर उन पर कोई घाव बन जाता है, जैसे कोई कीट काट दिया तो उनके थ्रू जो या फिर जो मूल रोम होते हैं उनके द्वारा ये पौधे के जड़ों में पहुंच जाते हैं पैथोजन, और वहां पर ये शीघ्रता से बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधा आपका मुरझा जाता है, जिसमें ये रोग उत्पन्न होता है। अब इसके बाद फेवरेबल एनवायरनमेंट या अनुकूल पर्यावरण की बात करें तो इस रोग के विकास के लिए लगभग 17 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम पाया जाता है। अर्थात अगर टेम्परेचर 17 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है तो उस कंडीशन में ये रोग उत्पन्न हो जाता है। साथ ही साथ पौधों के लिए जो वृद्धि के लिए जो भी आर्द्रता या नमी की आवश्यकता होती है वही पैथोजन के लिए भी उपयुक्त होती हैं। लगभग अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ अवस्थाएं हों, अर्थात जैसे जो मृदा का पीएच मान है वो 4 से 9 पीएच के बीच हो और 35 डिग्री सेल्सियस जो कि उच्च तापमान है, तो वहाँ पर भी इसके पैथोजन उत्तरजीवित रह सकते हैं। अब इसके बाद इस रोग के प्रबंध की बात करें तो डिजीज़ मैनेजमेंट की, तो ये पहले हमने बताया कि ये रोग आपका मृदा जनित है, अर्थात सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, ये मृदा से उत्पन्न होता है। तो इसके लिए आपको
क्या करना है, एक तो फसल चक्र अपना सकते हैं और वो फसल चक्र लगभग 4 से 5 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके खेत में अगर जुताई कर रहे हैं तो काफ़ी गहरी जुताई करके जो जड़ें होती हैं उनको भी उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए, खेत से बाहर ले जा करके जला देना चाहिए। इसके अलावा आप अरहर के साथ ज्वार को मिला करके भी बो सकते हैं। इसमें जो अरहर है उसको ज्वार के साथ मिलाकर बोने से जो ज्वार की फसल में हाइड्रोसाइनिक एसिड या जो HCN है ये निकलता है, जो कि रोग जनकों के लिए ये विषैला प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से रोग का प्रकोप कम हो सकता है। इसके अलावा आप मृदा को फार्मलिन से उपचारित कर सकते हैं, जिसमें फार्मलिन 1 भाग और जल जिसमें 400 भाग रहेगा। इस जल से सिंचाई कर सकते हैं, जिससे मृदा में उपस्थित रोग जनक समाप्त हो जाता है। लेकिन यह मृदा उपचार विधि काफ़ी खर्चीली होती है। इसके अलावा सबसे जो अच्छा मेथड है आपका कंट्रोल करने का, वो रोग प्रतिरोधक किस्में उगा सकते हैं, क्योंकि अगर रोग प्रतिरोधक किस्में उगाएंगे तो उसमें रोग लगने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो इसके लिए जैसे आपके C11 किस्म है या आपके ICPL 311 है या फिर ICPL 8304 है, इन किस्मों को उगा सकते हैं। इसके अलावा जो ICP 8860 है, इन किस्मों को भी उगाया जा सकता है। DPPA 8514 है, इन सभी किस्मों को उगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।